स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम HRM टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक? HRM टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आप सभी स्टूडेंट अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम काफ़ी पास है आपके, सो स्टडी ज़्यादा कीजिए, वर्किंग आवर्स अपने ज़्यादा आवर्स स्टडी पर डिवोट कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाइए। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टाफिंग, राइट? स्टाफिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टाफिंग चैप्टर का मीनिंग, फीचर, इम्पॉर्टेंस सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, राइट? सो आज की क्लास में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे हेडिंग, हम आज कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है ये टॉपिक, क्यों इसकी नीड पड़ी, सब चीज़ें धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, HRM बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इतना तो पता चल रहा होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम ही करेंगे, राइट? नेम बता रहे हैं ना। देखिए, मैनेजमेंट यानी मैनेज करना। किसे मैनेज करना? ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। लास्ट क्लास में या फिर लास्ट से लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5M होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये 5M। कौन कौन से होते हैं एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन होता है, मनी होता है, राइट? मैन, मनी, मटेरियल, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। बेसिकली ये 5Ms होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो कौन होता है? मैन। क्योंकि देखिए बच्चे, ये जितने भी अदर M है हमारे, ये M मीन्स क्या होता है? मैं हमेशा बोलती हूँ M, 5M, 5 यानी मीन ऑफ प्रोडक्शन बच्चे, कि मतलब प्रोडक्शन करने के साधन, राइट? जिन वेज, वो वेज जिनको, वो टूल्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सो ये मीन होते हैं प्रोडक्शन के, 5M होते हैं, राइट? सो देखिए, अब ये जो अदर मीन है अगर हम देखें, ये सारे के सारे कैसे हैं? अब देखिए, इन मीन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो होंगे हमारे एक्टिव मीन है और कुछ हमारे पैसिव मीन है। अब सोचिए और बताइए, इनमें से, इन 5M में से कौन सा M, कितने M हमारे एक्टिव है और कितने पैसिव हैं? क्या मनी खुद से कुछ काम कर सकती है, चल फिर सकती है, कुछ मूवमेंट कर सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है? खुद से काम करेगी? नहीं। तो मनी कैसी हो गई आपकी? एक्टिव तो नहीं हुई, पैसिव हो गई। मटेरियल खुद से मशीनरी में जाएगा और सारा प्रोडक्शन हो जाएगा, या मशीनरी खुद से स्टार्ट हो जाएगी और सारा काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग जब ज़रूरत होगी सारे काम खुद ही करेगी। ऐसा नहीं होगा ना, उसे हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम हैंडल करेंगे, उसको हर चीज़, उसको मैनेज करने का काम हमारा होगा। मेथड हम चूज़ करेंगे और उस मेथड को इम्प्लीमेंट भी हम ही कर रहे होंगे। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो जो 2 एक्टिव और पैसिव की बात मैंने की, कि हमारे कुछ मीन एक्टिव हैं, कुछ मीन पैसिव हैं, तो कौन सा मीन एक्टिव और कौन सा पैसिव? तो इन 5M में से बेसिकली जो आपके 5M है, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होता है, जिसे हमने क्या कहा? मैन, राइट? अब मैन में, ठीक है, ये मैन, तो यानी ह्यूमन बीइंग मैन, तो वो ही सिर्फ एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, एक एक्टिव मीन होता है। अदर सारे पैसिव हैं, यानी इनएक्टिव है, राइट? वो कोई मूवमेंट खुद से नहीं कर रहे, कोई वर्क खुद से नहीं कर रहे, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे मनी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मेथड हो, सारे के सारे पैसिव हैं। तो अगर ये एक्टिव मीन है और इन सभी की मूवमेंट पैसिव मीन की किस पर डिपेंड करती है? हमारी एक्टिव मीन पर। ये जो पैसिव मीन है, इन सभी की मूवमेंट इस एक्टिव मीन पर, जो कौन सा है आपका? मैन, इस पर डिपेंड करती है। तो इसके मैनेज के लिए हमें एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, राइट?
इसके लिए ही कि ये अच्छे से इसको हम अच्छे से इफ़िशेंटली यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि अगर ये इफ़िशेंटली वर्क करेगा तो पैसिव मीन भी इफ़िशेंटली यूज्ड होंगे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक स्पेसिफिकली इतना इम्पॉर्टेंट मीन है तो इसके लिए हमने एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया। कौन सा डिपार्टमेंट? HRD, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बना दिया, राइट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स का काम है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम है, वो ये डिपार्टमेंट करेगा। यानी जो इस डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो कौन होगा? वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी HR मैनेजर होगा, और उसका काम क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर ये एक नया मैनेजमेंट की हम ब्रांच कह सकते हैं क्यों आई, ठीक है, इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ। तो आपको यहाँ से रीज़न पता चला होगा कि आखिर HRM इसकी क्या नीड है, राइट, इसकी नीड, इसकी इम्पॉर्टेंस आपको अब पता चली होगी कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्पॉर्टेंट होता है HR डिपार्टमेंट और HRM, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स जो कि आपका की रिसोर्स होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, उसे मैनेज करने का काम करता है। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। चलिए, अब बात हुई, इतनी देर से हमने समझ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर इस फील्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक हमने अलग से HR डिपार्टमेंट भी बनाया तो इसकी भी ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी एक बाकी है, वो ये है कि आखिर ये जो HRM जिसकी ज़रूरत तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, क्या मीनिंग है इसका, राइट। सो चलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा अपने बिजनेस की लैंग्वेज में समझते हैं एक इमेज की हेल्प से कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो इट रेफर्स टू, ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेस का वो पार्ट है विच, जो कि 1 सेकेंड, ओके, विच, ये थोड़ा सा बच्चे कट हो चुका है, विच डेवलप, जो कि क्या करता है, विच डेवलप्स एंड मैनेजेस, और मैनेज करता है ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के ह्यूमन एलिमेंट को डेवलप एंड मैनेज करने का वर्क कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करेगा बच्चे, जो कि ह्यूमन रिसोर्स को यानी कि HR यानी कि मैन, इसको क्या करेगा, इसे डेवलप भी करेगा, ठीक है, और देन इसको मैनेज भी करेगा। दोनों वर्क कौन करता है? ये ब्रांच मैनेजमेंट का जो ये पार्ट जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। सो बेसिकली इस ब्रांच के अंदर क्या क्या काम होता है, क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा माइंड में। तो देखिए, जितना भी काम हम स्टाफिंग में पढ़ रहे थे, यानी कि रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसेस था हमारा, ठीक है, हमारा रिक्रूटमेंट का जो हमारा प्रोसेस था, हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, हमारा ट्रेनिंग का वर्क, ये आगे डिटेल से हम बहुत डीपली आपकी बुक्स में दिया है, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है, कितने तरीके की ट्रेनिंग है, सब चीज़ें, इनका डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स का, इनका, ठीक है, प्रमोशन, ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है? तो ये सारी एक्टिविटीज़ किससे कंसर्न करती हैं? इसी डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ दैट ब्रांच, वो ब्रांच है मैनेजमेंट की विच परफॉर्म रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग and development of employees, right? So these functions are performed by human resource management. इंश्योर करता है कि क्या हो, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इफ़िशियंटली वर्क करे, राइट, वो इफ़िशियंटली वर्क करे, ताकि वो इफ़िशियंटली वर्क करे जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। क्योंकि मेन एम तो यही है ना कि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जाए, राइट। तो वो अचीव करने के लिए हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स से काम अच्छे से कराना है, और वो ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। सो आपको समझ आया होगा। डेफिनेशन के लिए यही
आप अपनी बुक में से जिससे भी पढ़ते हैं उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो का ही सेम कंटेंट चाहते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं जो बुक यूज़ करती हूँ वो आपकी वीके पब्लिकेशन की बुक है, आपकी क्लास 12th की RS सिंगला की, ठीक है, आपकी आर के सिंगला की आपकी बुक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी बुक के थ्रू मैं आपकी स्टडी कराती हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और तो आप NCERT यूज़ कीजिए और भी किसी पब्लिशर की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ HRM। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमें नीड भी समझ आ गई, ठीक है, हमें मीनिंग भी समझ आ गया HRM का, हमें इम्पोर्टेंस भी समझ आ गई HRM की, हमें सब कुछ समझ आया, लेकिन आखिर ये HRM जो हमारा वर्ड है, या हम ये कहें ये जो HRM हमारी ब्रांच है, राइट, ये मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड। सो ये ब्रांच आखिर आई कैसे, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहले धीरे धीरे करके ही तो डेवलपमेंट हुआ होगा ना, तो कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई वो सब चीज़ें भी तो समझ आनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस टाइम में जाकर समझते हैं कि आखिर इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। सो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट की बात करें तो वेरियस स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के थ्रू ही डेवलपमेंट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, लॉन्ग पीरियड लगता है, राइट, लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है, ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग होता है, और काफ़ी सारी स्टेजेस से भी इसे गो थ्रू करना पड़ता है। सो चलिए उन्हीं स्टेजेस को हम पढ़ेंगे, उन्हीं फेसेस को पढ़ेंगे HRM के डेवलपमेंट के, उन्हीं फेसेस को। सो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी तो कैसे हुई थी, तो आपका बेसिकली 3 हेडिंग्स हैं जिनके थ्रू हम करेंगे, 3 स्टेजेस हैं किसकी, HRM की इवैल्यूएशन की। पहली स्टेज आपकी लेबर वेलफेयर स्टेज। देखिए, जब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से भी पहले की, तो सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में छोटे छोटे जो है स्मॉल स्केल पर बिजनेस होते थे। बिजनेस होते कैसे थे, स्मॉल स्केल बिजनेस। देखिए उस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन नहीं था, राइट, ग्लोबलाइजेशन तो था नहीं, ना ही लिबरलाइजेशन और ना ही प्राइवेटाइजेशन। आप जानते हैं 1991 में आई है LPG पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, ऐसा भी नहीं कि हम फॉरेन में, अब क्या होता था, बिजनेस स्मॉल स्केल पे होते थे कि जो जिस सिटी में रहता है वहाँ पे बिजनेस कर लेता था, लोकेलिटी में हो जाता था, ठीक है, विलेज है तो वहाँ कर लेते थे, तो स्मॉल स्केल पर बिजनेस होता था। अब जब स्मॉल स्केल पर बिजनेस होता था तो उस टाइम पर भी एम्प्लॉय, देखो 2 हमेशा लोग रहेंगे अगर बिजनेस होगा, एक होगा आपका एम्प्लॉयर और दूसरा होगा आपका एम्प्लॉय, ठीक है, ये तो दोनों रहेंगे, यानी ऑनर भी होगा और एम्प्लॉय भी होगा, 2 लोग होंगे आपके। तो देखिए बच्चे, उस टाइम पे भी क्या था, अब जब स्मॉल स्केल पे थे तो क्या होगा भाई, एक छोटे सा आपका बिजनेस की आप एक मान सकते हो, एक छोटा सा आपकी यूनिट है, एक प्लेस पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 से 10 एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन ईजिली हो सकता है, राइट, उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ईजिली हो सकता है। जब उनका एक्सप्लॉइटेशन ईजिली हो सकता है तो ऐसे में क्या चाहिए, उनको इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए बेसिकली क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस बनी, ट्रेड यूनियंस बनी। अब ये ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं कि देखिए एम्प्लॉयज़ जब हमारे हैं तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी स्मॉल स्केल पर बिजनेस होता था, तो लोग जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मिलके अपनी एक यूनियन बना ली, राइट, और उस यूनियन में अपना एक लीडर चूज कर लिया। अब क्या है, एम्प्लॉयज़ में यूनिटी आ गई, ठीक है। अब कोई भी बात कहनी है तो सिंगल एम्प्लॉय जाकर अपने एम्प्लॉयर से नहीं कहेगा, उनका पूरा ग्रुप है, ग्रुप का जो लीडर है वो जाकर बात करेगा, किसके बिहाफ पे, सभी एम्प्लॉयज़ के, और ऐसे केस में एम्प्लॉयर को बात माननी पड़ेगी। देखिए एक सिंगल पर्सन बात कहे इतना इफेक्ट नहीं होगा, पर जब उसी को 10 पीपल या फिर और ज़्यादा लोग यानी कि यूनिटी में कहें तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पता है ना, यूनिटी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। सो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, अपनी यूनियन बना ली। अब जब ये ट्रेड यूनियंस आई तो बच्चे देखिए इनके
ट्रेड यूनियंस आ गई। तो इन ट्रेड यूनियंस और जो आपका कौन है, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और इन ट्रेड यूनियन के बीच में अब कोई मीडिएटर भी चाहिए जो मीडिएशन कराए, क्योंकि ट्रेड यूनियन क्या करेगी, स्ट्राइक कर सकती है, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे लॉकडाउन कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकती है। कोविड वाला लॉकडाउन नहीं, अलग तरीके का, ठीक है, कि फैक्ट्री का लॉकडाउन कर देंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो ट्रेड यूनियंस इनका यूज़ करती है। अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉयर को भी नुकसान होगा और एम्प्लॉय को भी। तो बेसिकली ट्रेड यूनियन या हम कहें एम्प्लॉयज़ से और एम्प्लॉयर के बीच में बात करने के लिए कोई एक पर्सन होना चाहिए, राइट। एक पर्सन जो इनके बीच में किसका काम करे, मीडिएटर का वर्क करे। तो इसी के लिए उस टाइम पर एक मीडिएटर अपॉइंट किया गया और उस मीडिएटर को हमने नाम क्या दिया, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि उस टाइम पर एक पर्सन को अपॉइंट किया गया जिसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता था। और ये क्या करता था, इसका काम इतना ही होता था कि एम्प्लॉयज़ को उनके वेलफेयर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, राइट। यही वर्क बेसिकली होता था लेबर वेलफेयर स्टेज पे। उस टाइम पर क्या किया गया, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। देखिए कैसे, अभी जब ग्रुप बना एम्प्लॉयज़ का, यानी कि ट्रेड यूनियंस बन गई हैं, तो उन ट्रेड यूनियंस और जो भी ऑनर हैं उन दोनों के बीच में मीडिएशन के लिए बेसिकली हमने क्या किया कि बातचीत हो, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए। एक पर्सन अपॉइंट किया जिसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर कहा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए उसके बाद धीरे धीरे करके बिजनेस और लार्ज स्केल पर बढ़ने लग गया, ठीक है। अब और बड़े स्केल पर होने लग गया। बड़े स्केल पर कैसे होने लग गया कि पहले छोटे स्केल पर बिजनेस होते थे, अब उन्होंने ही फैक्ट्री की फॉर्म ले ली। अब फैक्ट्री सिस्टम आ गया, ठीक है। फैक्ट्री सिस्टम बेसिकली आ गया। अब बात हो रही है 1936 के आसपास की, जहाँ फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हमारा आया था, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है। और आफ्टर 1948 में आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया, ठीक है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से नहीं है रिलेटेड, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। हाँ, जो ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो 1948 का फैक्ट्री एक्ट आया। तो ये बेसिकली क्या थे, इसीलिए थे कि देखिए उस टाइम पर जब फैक्ट्री सिस्टम आया तब बहुत सारे लोग काम करते थे, ट्रेड यूनियंस भी थी, लेकिन स्टिल एम्प्लॉयज़ का क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, उस टाइम पर इतने सारे एम्प्लॉयज़ को हमें मैनेज करना था। अब देखिए एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें मैनेज करना है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि तो फैक्ट्री सिस्टम में जहाँ पर एक ही साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऑनर को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है। तो उसने क्या किया, बेसिकली एक और एम्प्लॉय, अब जो है लेबर वेलफेयर ऑफिसर की जगह एक अलग एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, जिसको हमने क्या कहा कि उसका काम सिर्फ इतना है कि वो क्या करेगा, कंपनी को एम्प्लॉयज़ अवेलेबल कराएगा। क्या अवेलेबल कराएगा, कंपनी को एम्प्लॉय अवेलेबल कराएगा, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग चाहिए, तो उनको अवेलेबल कराने की ड्यूटी किसकी होगी, वो जो अवेलेबल कराने की ड्यूटी है वो होगी आपकी पर्सनल मैनेजर की। यानी कि अब आपने एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया है जिसका नाम है पर्सनल मैनेजर, ठीक है। तो इसे अपॉइंट किया गया, तो यानी अब ये सेकंड स्टेज आ गई, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। पहले छोटे स्केल पे था तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। आपको थोड़े से लोग चाहिए थे, थोड़े से एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, तो खुद ही आप मैनेज कर सकते थे, उनको अपॉइंट कर लेते थे। लेकिन अब जब फैक्ट्री सिस्टम आ गया, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, इनको रिक्रूट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया, उसके लिए एक अलग से एम्प्लॉय अपॉइंट, लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, लेकिन अब इनकी अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो काम ज़्यादा हो रहा है, लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो आपने एक मैनेजर बना दिया, पर्सनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया। इसका काम क्या था, जस्ट रिक्रूट करना, फिर उसके बाद सेलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को,
और उन्हें फैक्ट्री में प्लेस कराना कि हाँ आपका ड्यूटी का, जैसे आजकल होते हैं ना आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, राइट, ये आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं। या फिर आप क्या कह सकते हो, प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं, तो इनका काम भी यही कुछ होता है, कुछ इसी तरीके का, ठीक है। क्या करती हैं, आपको जो भी कंपनीज को रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है उन्हें प्रोवाइड कराती हैं। तो वही काम ये करते थे, तो पर्सनल ऑफिसर अपॉइंट हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके और ज़्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, टाइम और आगे बढ़ने लग गया। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लग गया, अब क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आने लग गई, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने लग गए। अब जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने लग गए तो एम्प्लॉयज़ तो वही है ना, उन्हें हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि पहले आपका वर्क कैसे होता था, पहले आपका वर्क होता था हैंड से, राइट, हाथों से ज़्यादातर काम किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फैक्ट्री में मशीनरी सिस्टम आ गया। तो अब इन मशीनरी पे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, राइट, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे पहले क्या होता था, फाइल्स को हैंडल कैसे करते थे क्लर्क, तो क्लर्क जो भी पेपर यानी डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते थे क्लर्क, वो करते थे फाइल्स से, राइट। लेकिन कंप्यूटर आए, कंप्यूटर के आने पे क्या हुआ, पेपर सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब पेपर की जगह पर क्या होने लग गया, कंप्यूटर्स में ही सारी की सारी फाइल सेव होने लग गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर चलाना भी तो आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयज़ को नहीं आता तो हम उन्हें निकाल देंगे, इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है जब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उन्हें क्या किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए एम्प्लॉयज़ की, उनका डेवलपमेंट किया जाए। तो अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, ठीक है। अब ये वो स्टेज थी जहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ टाइम बाद नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ की पार्ट बन चुकी है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए था, क्योंकि और अब जो है ह्यूमन रिसोर्स वो की रिसोर्स बन चुका है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुका है, और उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक बार टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, हम शायद एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस भी कर दें, लेकिन अगर 5 to 6 ईयर में बार बार चेंज हो रहा है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में 1 to 2 ईयर में ही टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, तो आप कैसे आखिर अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज कर सकते हो। आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी ही होगी, उनका डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। तो इसके लिए अब हमने क्या किया कि अब भाई पर्सनल मैनेजर के हमने काम को बढ़ाना था, क्योंकि पर्सनल मैनेजर का काम सिर्फ कितना था, रिक्रूटमेंट करना, कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करवाना, उनका सिलेक्शन करवाना, यही तो काम था। लेकिन अब हमें ज़रूरत थी कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो करवाना है, लेकिन साथ के साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी कराना है, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाए, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको रिप्लेस अब किससे किया, देखिए पहले लेबर ऑफिसर था, उसे रिप्लेस करके हम पर्सनल मैनेजर को लाए। अब इसे रिप्लेस करके अब हम किसे ले आए, क्योंकि अब ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके लिए हम एचआर मैनेजर को, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है तो अब हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ले आए। एक ऐसा मैनेजर जो पीपल एम्प्लॉयज़ उन्हें इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन उनको इफ़ेक्टिवली जो है मैनेज कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के रहें। क्योंकि देखिए जब हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। आप एडवर्टीज़मेंट देते हो, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट दोगे, पहले तो उसी में कॉस्ट आएगी आपकी। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराओगे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस करोगे। अभी आगे पढ़ेंगे, आगे इनमें भी बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी कॉस्ट आएगी। अब सिलेक्शन हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयज़ को काम वो फेमिलियर है हमारे वर्किंग सिस्टम से, नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग भी दे दी। अब इतना खर्चा करने के बाद अगर हमारा एम्प्लॉय 1, 2, 3 ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दे, तो सोचिए
कितना ज़्यादा लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कॉस्ट ही इतनी हो जाएगी, कितना तो प्रॉफिट कॉस्ट कवर ही नहीं हुई, जबकि ये तो इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मैनेजर हो जो कि उनको सेटिस्फाई कर सके, राइट। एक मैनेजर हो जो उन्हें इफ़िशिएंटली, उन्हें इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सके, उन्हें इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सके, उन्हें इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके, ताकि वो सेटिस्फाई रहें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करके, उन्हें लगे कि हाँ उनका करियर का भी एडवांसमेंट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी के लिए बेसिकली हम क्या लेकर आए, एक नया जो है ब्रांच लेकर आए, एक न्यू फील्ड लेकर आए। यही स्टेज थी, लास्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज, यानी HRM स्टेज। सो बेसिकली अब जो हमारी ये स्टेज है वो यही वाली स्टेज है, थर्ड स्टेज। आगे हमें नीड होगी तो फिर हम और न्यू स्टेज लाएंगे। जैसे जैसे वर्क बढ़ता जाता है, देखिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ा और वर्क बढ़ा, वैसे वैसे हमने अपनी ऑफिसर्स के वर्क को भी बढ़ाया और नई नई स्टेजेस का इवोल्यूशन। जैसे पहले स्मॉल स्केल पे था, राइट, तो हमने एक ही ऑफिसर अपॉइंट किया था और उसका काम भी बहुत लिमिटेड था कि सिर्फ लेबर को मिनिमम वेलफेयर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, उनकी हाइजीन का ध्यान रखा जाए, उनकी सेफ्टी हेल्थ वगैरह का पेमेंट टाइम से मिले। फिर उसके बाद स्मॉल से थोड़ा लार्ज स्केल पर बिजनेस कन्वर्ट हुआ, यानी फैक्ट्री सिस्टम आ गया। तो वहाँ पर भी हमने ध्यान रखा, स्पेशली उनके लिए एक्ट भी बना दिए ताकि उनका और कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, राइट, कि उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, उनको वीक में 1 हॉलीडे भी मिले, सब चीज़ों का, ठीक है, और उनका जो है पेंशन्स वगैरह का सिस्टम किया जाए। तो सारी फैसिलिटीज़, उन्हें कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उनको इतनी सैलरी, मिनिमम वेजेस या सैलरी मिले उन्हें, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा हमारे चेंजेस आने लगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली उनका काम क्या था, रिक्रूटमेंट कराने का। लेकिन जैसे ही टाइम और ज़्यादा चेंज हुआ, अब नई नई और एरिया, हमारा वर्किंग एरिया और लार्ज होने लग गया, न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी मेनली कब आने लगी है, जब से हम अपने बिजनेस को ग्लोबली करने लगे हैं, राइट। हम अपने बिजनेस को जब से ग्लोबली करने लगे हैं, तब से ही तो ये सब ज़्यादा हुआ है। तो फिर हमने एक मैनेजर ही अपॉइंट किया। सो बेसिकली टाइम के साथ इतना इवेल्युएशन हुआ। सो ये सब था, ये था इवेल्युएशन की वेरियस स्टेजेस, जिससे आप समझे होंगे कि किस तरीके से इस फील्ड का, HRM फील्ड का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है बच्चे। सो ये था HRM के बारे में सब कुछ। अब बात आती है कि आखिर HRM के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, लेकिन ये काम क्या करता है। तो इनके फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं HRM के थ्रू। तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।